नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के इंस्टीट्यूट उज्जैन में। तो आयोगों की श्रृंखला में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूपीएससी और एमपीपीएससी से। तो जिस एग्ज़ाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप जानो तो सही कि उनके आयोग काम कैसे करते हैं, एग्ज़ाम्स कैसे लेते हैं। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो प्लीज़ वीडियो का अंत देखिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। यूपीएससी का इंग्लिश में तो आपको मालूम जो नाम है मालूम ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। अब हुआ क्या था, इसकी स्थापना कैसे हुई थी कि 1923 में जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तो 1923 में क्या एक आयोग आया था, उसका नाम था ली आयोग, है ना। तो ली आयोग ने क्या करा, एक सिफारिश करी कि भारत में जो हम एक कैंडिडेट्स को चुनते हैं, मतलब जिसको हमारी पुलिस में शामिल करते हैं या पुलिस या कलेक्टर वगैरह की नियुक्ति करते हैं, तो उसमें क्या करो, एक आयोग के माध्यम से उनकी एग्ज़ाम लेके उनको नियुक्त करो, ताकि क्या हो कि भारतीयों को भी मौका मिले अब मतलब अंग्रेजी शासन में कार्यकारी मतलब बनने का। तो इसके तहत क्या करा था कि 1923 में ली आयोग की सिफारिश पर एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, है ना। इसकी तारीख क्या है, तो आयोग आया था 1923 में, और इसकी जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था, वो 1 अक्टूबर सन 1926 में हो गया था। फिर 1935 में क्या हुआ, एक अधिनियम आया, है ना। 1935 में आपको मालूम है भारत शासन अधिनियम आया, तो उसके द्वारा क्या हुआ, इसको कानूनी मान्यता मिल गई। जो मतलब हमारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, उस टाइम गठन हुआ था, उसको कानूनी मान्यता मिली 1935 के तहत। तो एग्जाम में पूछ सकता है ये भी आपसे। फिर बाद में क्या हुआ कि इसका नाम बदल कर क्या हुआ, संघीय लोक सेवा आयोग हो गया 1935 में ही। पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, फिर बाद में हो गया संघीय लोक सेवा आयोग। फिर उसके बाद में जब भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ, तो इसका नाम भी क्या हुआ, संघ लोक सेवा आयोग। और अभी वर्तमान तक इसका नाम वही है, संघ लोक सेवा आयोग। यह जो है एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक मतलब समझते हो आपकी, इसका संविधान में वर्णन है ना, जो कि संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 333 में 323 में क्या है, वर्णित है। फिर इसके संयोजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। कुछ अन्य सदस्य मैंने इसके लिए लिखा है कि सदस्यों की संख्या इसमें क्या निर्धारित नहीं है। कभी 6 भी हो सकते हैं, कभी 8 भी हो सकते हैं, कभी 10 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्या इसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन सदस्य कुछ होंगे इसमें, है ना। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। और रही बात त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र भी कौन लेगा, तो राष्ट्रपति लेगा। कार्यकाल की बात करूँ तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो वो हो। ये 6 और 65 का कॉन्सेप्ट मैंने पुरानी वीडियो में अच्छे से समझाया। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे पहले मानवाधिकार आयोग की जो मैंने वीडियो बनाई है उसको देख लीजिएगा, देख लेना आप। अध्यक्ष और सदस्य जो रहेंगे उनकी योग्यता का निर्धारण नहीं है ना, कि इनके पास में एलएलबी होना चाहिए या यूपीएससी के द्वारा सिलेक्ट होना चाहिए, ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, क्या है, भारत सरकार के अधीन 10 वर्ष की सेवा का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, है ना, केंद्रीय राज्य में। वेतन भत्ते की बात रही तो वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं कि इनको क्या वेतन मिलेगी, इनके अलाउंस क्या क्या होंगे, वो सब राष्ट्रपति निर्धारित करता है ना। और क्या है, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसका पुनः नियुक्ति मतलब है कि एक बार अगर यूपीएससी आयोग में आने के बाद में अगर वो रिटायर हो गए वहाँ से या उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो दोबारा से उस आयोग में उनकी नियुक्ति नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर कुछ सदस्य जो हैं, अगर वो रिटायर होते हैं और उनको अध्यक्ष बनना, सॉरी, सदस्य जो है उनको अध्यक्ष बनना है, तो फिर वो प्रमोशन की कैटेगरी में आता है। पुनः नियुक्ति नहीं होती, वो प्रमोशन होता है ना। तो आप ये बात अच्छे से समझिए कि अगर आयोग में कोई सदस्य और अध्यक्ष जो है काम कर रहे हैं, बाद में उन्होंने क्या करा, आयोग को चेंज कर दिया या फिर उनका ट्रांसफ़र किसी और जगह में हो गया या फिर रिटायर हो गए, तो बाद में फिर पुनः नियुक्ति नहीं होगी उनकी उसी आयोग में। फिर है अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, है ना, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। तो साबित कदाचार के माध्यम से कैसे हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहले क्या जांच करेगी, अगर यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों पे कुछ किसी प्रकार का आरोप लगता है, तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट है ना जांच करती है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में क्या, अगर दोषी पाया जाता है व्यक्ति, तो उसको क्या करता है, राष्ट्रपति जी हटा देते हैं। और असमर्थता का मतलब ये है कि अगर वो अपना काम करने में असफल हो रहे हैं, जैसे कि वो दिमागी रूप से मानसिक हो गए, है ना, दिवालिया मतलब बहुत सारा लोन लेके बैंकरप्ट हो गए, और अन्य जगह से अगर उनका वेतन का स्रोत है, कुछ इलीगल काम हो उनका जिससे उनके अलग से सैलरी आती हो, है ना, तब क्या होगा, बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के राष्ट्रपति डायरेक्ट उनको हटा देंगे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगा, राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि इसको हटाना चाहिए तो वो क्या करेंगे, हटा देंगे इनको।
फिर सेवा शर्त और वेतन की बात करें तो उनकी सेवा शर्त और वेतन जो रहेगा सैलरी वो राष्ट्रपति जी तय करेंगे, है ना। जो भारत की संचित निधि जो भारत की क्या संचित निधि पर क्या भारित होती है। और जितने भी राज्य के जो पीएससी आयोग रहते हैं, है ना, उनकी जो वेतन भत्ते रहते हैं ना, वो क्या करते हैं राज्य की संचित निधि पर भारित रहते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। फिर अब इसमें क्या करते हैं, प्रमुख अनुच्छेदों की भी बात करते हैं एक बार। तो ये तो आपको मालूम है 315 से लेकर 323, और भाग इसका है 14। भाग 14 में इसका क्या है, वर्णन है ना, यूपीएससी का। अब अपन क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, अनुच्छेद 315, फिर 316 और 317 को अपन साथ में याद करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ और भारत के राज्यों में एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है। अब देखो लोक सेवा आयोग होगा तो उसमें हमें कुछ लोगों को अपॉइंट भी करना पड़ेगा, है ना। तो अनुच्छेद 316 ये कहता है कि यूपीएससी के साथ साथ जो स्टेट के पीएससी रहते हैं उनके सदस्यों और नियुक्ति का कार्यकाल, है ना, ये सब दे के रखेंगे उसमें, है ना। पहले हमने क्या करा, एक आयोग बनाया। अब उसके बाद में क्या करा, हमने उनमें कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट करा, नियुक्त करा। फिर अनुच्छेद 317 ये कहता है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों सदस्यों को हटाना और निलंबित करना, है ना। तो पहले हमने आयोग बनाया, 315 के तहत, 316 के तहत हमने उसमें सदस्यों की नियुक्ति करी, और 317 के तहत उनको क्या करा, हमने हटा दिया। अब अपन क्या करेंगे, 318 और 319 को साथ में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 318 कहता है कि आयोगों के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति किसको है, राष्ट्रपति को, है ना। मतलब ये कि राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो इनके ऊपर नियम बना सकता है कुछ ना कुछ। और अनुच्छेद 319 कहता है कि आयोगों के सदस्यों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद में पद धारण करने पर प्रतिशत, मतलब ये है कि एक बार अगर कोई आयोग का अध्यक्ष और सदस्य इस आयोग से रिटायर होता है तो बाद में क्या वो कहीं और काम नहीं कर सकता, मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी पद पे काम नहीं करेगा वो, है ना। तो अनुच्छेद 319 ये कहता है। तो उम्मीद है आपको ये अनुच्छेद याद हो गए होंगे। अब इसके बाद में चार और बचे तो वो अगले पेज पे है ना। तो अनुच्छेद 320 कहता है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन। अब इसमें देखो, इसमें इसका कार्यों का वर्णन दे रखा है अनुच्छेद 320 में। फिर अनुच्छेद 321 कहता है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, है ना। मतलब पहले हमने क्या करा, इनको कार्यों का वर्णन करा, फिर इनके कार्यों को और कितना बढ़ा सकते हैं इसमें वो वर्णन है 321 में। फिर अनुच्छेद 322 कहता है कि लोक सेवा आयोगों के व्यय। अब देखो इतना सारा कार्य करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, इनका खर्चा तो होगा ही सही। तो अनुच्छेद 322 में है लोक सेवा आयोगों के व्यय। और अनुच्छेद 323 में ये होता है कि देखो इतना खर्चा होगा तो बिल तो लगेगा ही सही। लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट बिल से संबंधित नहीं कि हमने इतना खर्चा करा, आयोग ने इतना खर्चा करा, मतलब वो ये रिपोर्ट कुछ और, जैसे कि कितनी नियुक्ति हुई है और नियुक्ति कैसे करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, ऐसे करके कुछ रिपोर्ट बना के ये करते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो अनुच्छेद 323 में क्या है, राष्ट्रपति को मतलब अपनी रिपोर्ट सौंपना। फिर कुछ अन्य तथ्य भी हमारे पास में, जैसे आयोग के पास में क्या है, सिविल न्यायालय की शक्ति है। जितने भी संवैधानिक आयोग है ना, उन सभी के पास में क्या, सिविल न्यायालय की शक्ति है। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो है सर रॉस वॉकर। ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है ना। कौन से एग्जाम में पूछेगा, तो वनडे एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, और एमपीपीएससी में पूछ सकता है। बाकी यूपीएससी की एग्जाम है तो वो नहीं पूछेगा ये। फिर यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष है रोज मिलियन बेथ्यू। तो ये नाम भी ध्यान रखना, वनडे एग्जाम्स के लिए इफेक्ट है ये। फिर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो है डॉक्टर मनोज सोनी, और अभी 2023 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी कार्य शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं एक बार कि कार्य शक्तियाँ क्या है यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों, मतलब एमपीपीएससी का जितने भी स्टेट के पीएससी है ना सबकी। तो संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है, नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के विषय में सरकार को सलाह देता है। मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है यूपीएससी और पीएससी के माध्यम से चयनित होता है तो आयोग क्या करेगा, सरकार को व्यक्ति के विषय में सलाह देगा कि इस व्यक्ति की नियुक्ति यहाँ करो, इस ये जो व्यक्ति वहाँ का दायित्व अच्छे से संभाल सकता है। तो पहला काम तो उसका ये हो गया, है ना, नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रमोशन। दूसरा है, यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए लोक सेवा संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहे तो संघ लोक सेवा आयोग इसका प्रबंध करता है ना। अगर किसी राज्य के जो पीएससी आयोग है ना, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत लग रही है तो उसको यूपीएससी हेल्प करता है, पर राज्यपाल के कहने पर। फिर दो या दो से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से किसी ऐसी सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद क्या है, जिसके लिए विशेष अर्हता की आवश्यकता होती है।
तो संघ लोक सेवा आयोग इस हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा की रूपरेखा का निर्माण करता है। जैसे कि इसका मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि एक है, आप समझो एसएसपी या डीआईजी समझ लो, है ना। अब वो क्या है कि उस क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश का डीआईजी, अब वो क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसकी योजना कुछ इस प्रकार बनाता है वो कि उससे मध्य प्रदेश में हमेशा ना किसी न किसी प्रकार से लाभ ही हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ये चाह रही है कि यार ये जो अधिकारी हमारे इसमें भी काम करें। तो ऐसे में क्या होगा कि उस व्यक्ति की परीक्षा ले सकता है यूपीएससी, लिखित भी ले सकता है, मौखिक भी ले सकता है। और उसके बाद में अगर वो उस परीक्षा में पास होता है तो उसको क्या होगा कि एक साथ में दोनों राज्यों के प्रभार मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है। फिर संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार के लिए कार्मिकों की नियुक्ति संबंधित परीक्षा आयोजित करता था। आप ये सभी को तो मालूम है आपको, है ना, कार्मिकों की नियुक्ति संबंधित परीक्षा। तो यह जो है आयोग केंद्र सरकार को नियुक्ति प्रणाली संबंधित मामलों में सलाह देता है, कि केंद्र सरकार को बताता है कि कहाँ कहाँ नियुक्ति करना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, वो सब भी बताता है। यह आयोग संघ सरकार में प्रत्यक्ष व अथवा पदोन्नति के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों के संबंध में भी सरकार को सलाह देता है। देखो, नियुक्ति, प्रमोशन और स्थानांतरण सब में क्या करेगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सलाह दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना। फिर यह आयोग किसी सरकारी कार्मिक के विरुद्ध चलने वाली विधिक कार्रवाई से के संबंध में भी सरकार को सलाह देता है। मतलब ये कि अगर कोई भ्रष्टाचारी कोई दोषी पाएगा किसी केस में, अब सरकार को उस पर क्या कार्रवाई करना है, तो ये यूपीएससी बता सकता है। मतलब अगर सरकार इनसे मांगेगी जवाब तो, नहीं तो कि नहीं, ये सलाह नहीं देगा। यह आयोग सरकारी सेवा के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति से संबंधित दावों के बारे में सरकार को सलाह देता है। इसका मतलब ये कि अगर कोई क्षति हो रही किसी व्यक्ति कैंडिडेट को, किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, उसका एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या ट्रेनिंग के दौरान उसको कुछ हो रहा हो, एग्जाम देने आया हो, उसको कुछ हो गया हो, तो ऐसे मामलों में भी क्या सरकार के साथ में सलाह मतलब दे सकता है, उनके साथ में विचार कर सकता है। फिर है हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मतलब एमपीपीएससी। इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 27 अक्टूबर सन 1956। जैसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 को, 27 अक्टूबर को इसका भी गठन हो गया। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय इंदौर में है। इसके सॉरी, इसमें जो है अध्यक्ष, एक अध्यक्ष रहता है और 5 सदस्य, मतलब टोटल जो रहते हैं 6 सदस्यीय आयोग रहता है ये, है ना। एक अध्यक्ष के साथ में 5 सदस्य। नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं, और त्याग पत्र भी कौन लेता है, तो वो राज्यपाल लेते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया कैसी, जैसे मतलब यूपीएससी में ना बिल्कुल वैसी, मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, उसके बाद में राष्ट्रपति हटाएगा, है ना। वो वैसी प्रक्रिया पूरी, पर इसमें राज्यपाल नहीं, इसमें राष्ट्रपति ही हटाएगा। एमपीपीएससी में भी राष्ट्रपति ही हटाएगा उनको पद से, है ना। लेकिन ये त्याग पत्र किसको देंगे, तो राज्यपाल को देंगे। देखो, मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ, आपको मेरे को मालूम है समझ में नहीं आया होगा। कोई व्यक्ति अगर उसकी नियुक्ति राज्यपाल ने करी एमपीपीएससी में, अब उसकी इच्छा से उसको त्यागपत्र देना है, तो वो त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल को, है ना। ऐसा तो है नहीं कि त्यागपत्र देना डायरेक्ट दिल्ली जाएगा, वो राष्ट्रपति के हाथ में देगा कि राष्ट्रपति जी हमको पद से हटा दो आप, है ना। तो त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल को। लेकिन अगर वो किसी चीज़ में दोषी पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा उसको फिर क्या करेगा, राष्ट्रपति हटा देगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है पूरा। फिर इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। सेवा शर्तें जो रहेगा राज्यपाल द्वारा निर्धारित रहेगी, क्योंकि राज्य का मामला है, एमपीपीएससी हो, है ना। कार्य जो है इसके यूपीएससी के समान है। बाकी आप थोड़ा आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट लगाना कि यूपीएससी केवल केंद्र सरकार की एग्जाम्स की वो करवाता है, और ये जो है राज्य सरकार के इसमें दखल अंदाजी करेगा। एमपीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो वो है सर डीबी रेगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो एमपीपीएससी में पूछ भी सकता है, तो याद रखना आप लोग। एमपीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, सर डीबी रेगे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो अभी इनका चयन हुआ है शायद अभी अभी, तो वो है डॉक्टर बिपिन बिहोर। वैसे नाम तो नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, बाकी ध्यान रखना कि डॉक्टर बिपिन बिहोर, है ना। तो ये जो वीडियो हमारे यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वही अंत में ये कहूँगा कि लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।